वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की इमिग्रेशन, पीआर और स्टडी वीज़ा के बारे में। हमारे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, क्योंकि कनाडा ड्रीम डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। तो उनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग देना कि देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स लाइक फाइनेंशियल, इंग्लिश एंड एकेडमिक, जिनको मीट करके ही हम जो है अपना प्रोसेस आगे कर सकते हैं। आपका एडमिशन होना इज़ समथिंग डिफरेंट, आपका ऑफर लेटर आना इज़ समथिंग डिफरेंट, और आपका वीज़ा लगना इज़ समथिंग डिफरेंट। इन दो चीज़ों में जो एक लूप होल होता है वो आपको बेसिकली नहीं पता होता। और जो सबसे ज़्यादा और हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि कनाडा की पीआर बहुत आसान है। आज हम इन्हीं कन्फ्यूजन्स के बारे में बात करेंगे। आई एम माइमा इफ्तिखार, स्टूडेंट काउंसलर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, एंड along with me Mr. Azim Qasim, who is founder and CEO of Edify Group of Companies. So let's get started. Sir, first of all आप हमें ये बताएंगे कनाडा की पीआर कितनी आसान है? देखिए माहिमा, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा चूज़ किया आपने। और कनाडा की पीआर कितनी आसान है, इमिग्रेशन मांगी कितनी आसान है। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कनाडा की पीआर जितनी भी आसान है, उसके लिए वहाँ पर आपको पहुँचना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ बैठ के ये बात कहते हैं कि कनाडा की पीआर बहुत आसान है और मुझे कनाडा का वीज़ा लग जाए, अनफॉर्चुनेटली जब तक आप कनाडा पहुँचेंगे नहीं, वो पीआर आप नहीं ले सकते। ठीक हो गया। और दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पर आप एयरपोर्ट पे उतरें और वो आपसे कहें जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप कनाडा पहुँच गए, हाँ जी ये पीआर, ये आपका पासपोर्ट। ऐसा दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है, शर्त ये है कि आप वहाँ पर पहुँचें। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, इंडिया का भी यही हाल है कि चीज़ों को मैनिपुलेट करके, उनको ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया जाता है और बताया जाता है कि जी आपको कनाडा का वीज़ा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, एज की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये जो आपकी मिसकंसेप्शन है ना कि कनाडा की पीआर आसान है, इसको थोड़ा सा समझें कि अगर लेट्स सपोज आप स्टडी पे जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, स्टडी के बाद अपना आप वर्क परमिट लेंगे, वर्क परमिट के बाद आप पीआर पे कन्वर्ट होंगे। ख्वाह वो कनाडा है, ख्वाह वो यूएसए है, ख्वाह वो स्वीडन है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, किसी भी कंट्री में ये प्रोसेस नहीं है कि आप वहाँ पर पहुँचें और आपको पीआर मिल जाए, या आप वहाँ पर डिग्री कंप्लीट करें तो आपको डिग्री के साथ साथ आपको पीआर भी दे दें कि भाई डिग्री भी हो गई है, पीआर भी ले लो। एक प्रॉपर चैनल है, हाँ। एक प्रॉपर आपका वो टाइम लाइन जो आपने फुलफिल करनी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कनाडा की पीआर बहुत आसान है, कनाडा पीआर बहुत जल्दी देता है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज़ को थॉरली स्टडी करें और रिक्वायरमेंट्स चेक करें और लाजमी किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से रब्ता करें कि ऑब्वियसली वो पीआर लेने के लिए आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी है। और समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट एलिजिबल भी नहीं होता, ठीक हो गया, और वो कहता है जी मैंने जाना कनाडा है, ठीक हो गया, मेरा कनाडा का प्रोसेस करें आप। हम भाई कह रहे थे आप कनाडा के एलिजिबल नहीं है, तो आगे से सुनने को मिलता है सर कनाडा की पीआर बड़ी आसान है। तो हम आगे से कहते हैं भाई पीआर तो तब मिलेगी जब वहाँ पहुँच जाओगे, जब आप वहाँ पहुँचोगे ही नहीं तो पीआर कैसे मिल जाएगी आपको? जब भी हम कोई प्रोफाइल एवेलुएट करते हैं तो हम यूनिवर्सिटी और एम्बेसी की प्रैक्टिसेस पे करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एलिजिबल हो रहे हो और हम आपके साथ जिद कर लेंगे नहीं। ऑब्वियसली सारी बात है, वी आर प्रोफेशनल्स, हमने फीस लेके काम करना है, और कोई भी कंट्री हो। मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कनाडा में सेटलमेंट के कितने रूट्स हैं? देखिए, यहाँ से पाकिस्तान से अगर आपने कनाडा मूव करना है तो डिफरेंट रूट्स हैं पाकिस्तान से जाने के। एक तो आपका आप स्टडी करने जा सकते हैं, एक आप यहाँ से डायरेक्टली इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं कनाडा की, उसमें फिर आगे लंबी कैटेगरीज हैं, स्किल्ड वर्कर है, फेडरल वर्कर है, एक्सपीरियंस क्लास है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन है, टैक्स स्कीम्स हैं, पायलट स्कीम्स हैं, वो सारी इमिग्रेशन के अंदर फॉल करती हैं। या आप विजिट वीज़ा पे जाकर वहाँ पे जाके अपना जो है ना वो किसी भी कंपनी से जॉब ऑफ़र लेके तो उसको भी स्विच कर सकते हैं अपने क्या नाम उसका पीआर के ऊपर। या फिर आप अगर यहाँ से शादी आपकी कनाडा में हो जाए तो आप एक सेटलमेंट यानी कि वीज़ा के ऊपर कनाडा जा सकते हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं जिनके ज़रिए आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। सर, इनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स आप मुझे बताएंगे? देखिए, जहाँ तक स्टडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली स्टडी में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। एसडीएस स्ट्रीम आपका वो स्ट्रीम है, उसके ज़रिए अप्लाई होना है। आपको 6 बैंड चाहिए ईच मॉड्यूल,
जो बंदा आपसे कहता है कि विदाउट आइल्स आपका कनाडा में वीज़ा लग जाएगा, दैट इज़ प्योरली क्या नाम उसका फेक स्टेटमेंट। आपको आइल्स चाहिए 6.5 6 ईच मॉड्यूल चाहिए, आपको पूरे साल की फ़ीस पे करनी है, आपको 4 से 5 मिलियन का बजट चाहिए, 40 से 50 लाख रुपए का। स्टडी में गैप ना हो आपका, आपकी ग्रेड्स अच्छे हों, आपका क्या नाम उसका ट्रैवल हिस्ट्री हो, ये ट्रैवल भी हिस्ट्री अच्छी बात है, हाँ। प्रेफरेबल है। आपकी जो इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक टाइज यानी कि आपका स्पॉन्सर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर जाके आपको कनाडा का स्टडी वीज़ा ग्रांट होता है। और जहाँ तक पोस्ट ग्रेजुएट की बात है, पोस्ट ग्रेजुएट में 80 से 90% जो कोर्सेज हैं वो सारे हैं थीसिस वाले, सुपरवाइजर वाले। काफ़ी बच्चे प्रोफाइल लेके घूम रहे होते हैं, जी मेरा 6 बैंड है, 70% है, 68% है। अनफॉर्चुनेटली आइल्स होने के बावजूद, पैसे होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद भी वो फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि किसी एक रिक्वायरमेंट वो लैक कर रहे हैं। अगर उनके पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, 50 लाख रुपए है, उनके पास आइल्स है 6.5, बट उनके पास क्या नाम उस एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे, उनका CGPA कम है, परसेंटेज कम है, 2+2 डिग्री है, थीसिस नहीं है, प्रपोजल नहीं है, तो ये सारा कुछ हमने वैल्यूएट करना होता है। और हम हमारी कोशिश होती है बीइंग ए प्रोफेशनल कि आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाल के दे सकें, बजाय इसके कि आपकी जिद वो जी अप्लाई कर दे, देखी जाएगी क्या होगा। ऑब्वियसली आपके 3 से 4 महीने आपके लगने हैं, ऐसे ही है। उसके बाद आपने अगर डिसाइड होना, आपने कहना है एडिफाई ने सही गाइड नहीं किया, इसलिए हम वो प्रोफाइल नहीं लेते कनाडा के लिए जो एलिजिबल नहीं होती। और इसी तरह अगर क्या नाम उसका कोई बच्चा हमें जिद करता है जी आगे आप मेरा अप्लाई करें, देखी जाएगी जी क्या होगा, जैसे रिफ्यूज हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है कि ना तो वो कोई लॉटरी स्कीम है, ना वहाँ पर कोई क्या नाम उसका वो कोई गेम चल रही है, कोई ना कोई आप कार्ड्स खेल रहे हैं। ऑब्वियसली आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर अपनी असेसमेंट करके फिर ही अप्लाई करना पड़ता है। सिर्फ अप्लाई करने से लक के ऊपर वीज़ा ग्रांट नहीं होता। एग्जैक्टली सर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इमिग्रेशन? लाइक मैंने ये सुना है कि PNP होता है, उसकी कम रिक्वायरमेंट होती है और आपको वहाँ पे डायरेक्ट ही लैंड करेंगे और आपको। अच्छा ये जो है ना, मुझे ना इस क्वेश्चन ने बहुत तंग किया हुआ है, आप इसको जरा क्लैरिटी दे मुझे भी और व्यूअर्स अच्छा को भी। ये जो है ना कह लें कि बहुत से एप्लीकेंट्स इस चीज़ से सफ़र भी कर चुके हैं, फेस भी कर चुके हैं, मुझे भी काफ़ी शिकायत मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम कोई एक्शन ले सकें किसी के ख़िलाफ़, बट ये एक आप कह लें कि अवेयरनेस वीडियो है जो आपको मैं ये हम पहुँचा रहे हैं ताकि आप ख़ुद अपनी एवेल्युएशन कर सकें। जहाँ पे इमिग्रेशन की बात आती है वहाँ पर पॉइंट्स की बात आती है। आपकी जो इमिग्रेशन है पॉइंट बेस्ड होती है, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट्स भी 2 तरह से कैलकुलेट होने हैं। एक तो जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में जा रहे हैं, ठीक हो गया, आप फेडरल स्किल्ड ट्रेड वर्क प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप पायलट स्कीम में जा रहे हैं, आप ओंटारियो टेक प्रोग्राम में जा रहे हैं, उसके पॉइंट कैलकुलेट होने हैं। वो जो पॉइंट कैलकुलेट होने हैं उसके बाद जाके आपका CRS स्कोर कैलकुलेट होना है। अगर किसी स्टूडेंट का 470 475 CRS स्कोर नहीं बनता तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होना है। उसमें चांसेस होने के सिर्फ 1 से 2% हैं, वो भी अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत हुई, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो मिलियंस के अंदर हैं। यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो PNP के अंदर भी जा रही हैं, ओंटारियो टेक के अंदर भी जा रही हैं, और वो 450 440 455 अपने CRS स्कोर लेके और वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, और आपने भी जाके क्यू में लग गए हैं तो 2 साल 4 साल 5 साल कहीं पर भी नहीं गए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर कि आपको वो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के पॉइंट्स दिखाते हैं, कैलकुलेट करके देखिए मेरे 67 पॉइंट बन रहे हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और ये नहीं बताते कि 470 जो आपके 67 स्कोर बन रहा है फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंदर, ये बाद में दोबारा कैलकुलेट होना है CRS स्कोर में जाके, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में आप जा रहे हैं और एक्सप्रेस एंट्री की जो कहते हैं कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होनी है। और आपका साइन अप भी कर लेंगे, 4-5 लाख रुपये एडवांस ले लेंगे, फिर कहेंगे आपको हम PNP ले देंगे, आपको हम ये ले देंगे, वो ले देंगे। PNP आपको कोई भी लेके नहीं दे सकता जब तक आपके पॉइंट ना पूरे हों, और पॉइंट अगर पूरे हो भी जाएं, अब प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज आपके 450 पॉइंट है और आपके अलावा दुनिया में तकरीबन कोई 1 करोड़ बंदा जिसके 450 पॉइंट है। अब हर महीने वो 200 400 500 600 1000 ITS दे रहे हैं। अब करोड़ों के नंबर के अंदर आपकी बारी कब आएगी, नो वन नोज। अगर आपने अप्लाई करना भी है तो आप, चूंकि होता ये है कि जो बंदा अप्लाई करता है वो अप्लाई करके अपने सारे प्लान छोड़ देता है और वेट कर रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और साल 2 3 4 5 साल कोई पता नहीं कब आपका रिप्लाई आना है।
और उस चीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि हम आपका पीएनबी में करवा देंगे। कितने हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं? हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन दिस इज प्योरली अनप्रोफेशनलिज्म, आप कह लें कि अनएथिकल, ठीक हो गया, और मोरालिटीज के खिलाफ है कि आप किसी को मिसगाइड करके उसका केस लॉगिन कर रहे हैं। और केस लॉगिन कर देंगे वो तो आपका अंडर प्रोसेसिंग आता ही रहना है 2 साल 4 साल 5 साल, और कोई रिप्लाई वहां से नहीं आना जब तक आपका CRS स्कोर, ये बात जो कंप्रीहेंसिव इनका जो है क्या नाम उसका रैंकिंग स्कोर है, जो CRS स्कोर अगर आपका वो 470 475 नहीं आता, आप अप्लाई ना करें। वो कैसे आता है? अगर आपकी 18 साल की एजुकेशन हो या आपके पास डिग्री प्रोफेशनल हो, जैसे लॉ की, मेडिसिन की, फार्मेसी की, कोई भी डिग्री जिसके मैक्सिमम पॉइंट है, या तो वो एजुकेशन हो, 18 साल की एजुकेशन हो, आपकी एज 32 से कम हो, आपके पास 7.5 आइल्स हो, आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ये 4 फैक्टर्स आपके हों तो फिर जाके आपका स्कोर जो है ना 470 475 आता है, और फिर आप एलिजिबल होते हैं अपनी इमिग्रेशन के लिए। अगर ये नहीं आता तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, किसी और कंट्री मूव कर जाए, नहीं तो पाकिस्तान में ही अपना जो है ना वो सिस्टम कंटिन्यू करें। कनाडा कोई दुनिया की आखिरी कंट्री नहीं है, ऐसे ही है। मतलब आप ऑल्टरनेटिवली किसी और कंट्री में भी देख सकते हैं। सर इसी सब प्रोसेस में ना एक जॉब ऑफर है कोई, जो कि कंसल्टेंट्स और ये डिफरेंट इमिग्रेशन कंसल्टेंट कहते हैं कि हम आपको जॉब ऑफर्स ले देंगे, कि क्या ये मिसकंसेप्शन है कि क्या एक्चुअली है क्या? अच्छा, जॉब ऑफर को भी ना है ना हमारे पाकिस्तान में बड़ा इजी करके पेश किया जाता है कि ये आप जॉब ऑफर मिल जाएगा वहाँ से। उसका प्रोसीजर बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि वहाँ पे एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको लेट्स सपोज वर्कर रिक्वायर्ड है, उसने सबसे पहले अखबार में ऐड देनी है। ऐड देने के बाद उसने क्या नाम उसका सीवीज इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करने के बाद एक अदारा है वहाँ पर उसके पास जाएगा, उसको जाके कहा जी मैंने सीवीज भी इकट्ठी की हैं, मैंने इंटरव्यूज़ भी कर लिए, पर मुझे मेरा डिज़ायर्ड पर्सन नहीं मिल रहा, मैंने पाकिस्तान से बंदा बुलाना है। वो उसको कहेगा जी हम आपकी एवेल्यूशन करेंगे। वो एवेल्यूशन करके बताएंगे कि जो आपने ये 100 सीवीज दी हैं हमें, इसमें से 5 बंदे आपकी जो है ना वो क्राइटेरिया पूरा उतरते हैं, आप पाकिस्तान से क्यों बंदा बुलाना चाहते हैं। वो कोर्ट केस करेगा, कोर्ट केस करके उसके बाद वहाँ से अप्रूवल लेगा, फिर वो आपको पाकिस्तान में किसी को अप्लाई कर सकता है। और इस पूरे प्रोसेस का कोई 3 से 4 साल का प्रोसीजर है, और जो एम्प्लॉयर वहाँ पर ये सारी एफर्ट कर रहा है उसका कोई वहाँ पर 25-30 हज़ार डॉलर खर्चा भी आना है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। और अल्टीमेटली ये रिफ्यूज़ भी हो सकता है, कोर्ट में जाकर रिफ्यूज़ हो सकता है किसी भी, और सम टाइम उनको विड्रॉ भी करना पड़ सकता है। तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि एक पूरी कनाडा छोड़ के बंदा बाहर से बुला लें। और ऐसा भी नहीं है कि इशू नहीं होता, ये इशू होते हैं, मतलब कि कुछ साल में कोई 2-4 इशू हो जाएंगे, 5 इशू हो जाएंगे, ठीक हो गया। और उन 2-4-5 को बेस बना के, यानी कि आप पूरे पाकिस्तान में ये क्या नाम उसका मार्केट कर दें कि जी वर्क परमिट्स आ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान हम भेज देंगे बाहर, ठीक हो गया, और 50 लाख रुपये एडवांस दे दें, 40 लाख रुपये एडवांस दे दें, ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली इसको भी मिसयूज किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्क परमिट से इशू नहीं होता, मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर क्या है उसका, 3 से 4 साल का प्रोसीजर है। उसके बाद फिर, और अगर वहाँ पे 100 एप्लीकेशंस हैं, उसमें से 2 अप्रूव हो जाएंगी, 3 अप्रूव हो जाएंगी, ठीक हो गया। बट उसको दिखा के लोग यहाँ पर साइन अप्स कर रहे हैं, पैसे पकड़ रहे हैं, ठीक हो, किसी का इशू हुआ 3 साल हो, किसी को 5 साल हो गए हैं। तो असल मकसद भी यही है बताने का आप लोगों को कि डोंट, अच्छा काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस इंतज़ार में कुछ कर नहीं रहे, जॉब नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, जी मेरा वीज़ा आने वाला, जी मेरा वो मैंने पैसे दिए हैं 40 लाख, मेरा वीज़ा आने वाला है। कितना हो गया? 4 साल हो गए जी अप्लाई किए हुए। भाई 4 साल में आपने 4 करोड़ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी हैं। आपने 40 लाख रुपये अपना स्टॉक किया हुआ है, उसको यूज़ नहीं कर रहे, अगला बंदा यूज़ कर रहा है उसको, और 4 साल के बाद वो कहेगा जी आपका काम नहीं हुआ, ये पैसे रिफंड ले लें, या जो भी। क्योंकि मैं बाय प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैंने FIA की प्रैक्टिस भी की है, तो मुझे पता है किस किस तरह की एप्लीकेशन हमारे पास आती थी। 50 लाख रुपये दिया हुआ किसी को, 20 लाख रुपये दिया हुआ किसी को, और इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और कनाडा की वेबसाइट से जाके वहाँ से कैलकुलेशन दिखा के उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एलिजिबिलिटी इज़ समथिंग एल्स, यानी कि अगर पाकिस्तान में अगर आपने CSS करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी है सिंपल, आपने BA किया हो। यानी कि पाकिस्तान का हर वो बंदा जिसने BA किया है वो CSS के एग्ज़ाम दे सकता है। क्या हर एग्ज़ाम देने वाला पास हो सकता है? नहीं हो सकता। हर साल लाखों बंदे अपीयर होते हैं और 200 चूज़ होते हैं। इसी तरह ना कनाडा की एलिजिबिलिटी भी है, यानी अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, अगर आपने इंटरमीडिएट भी किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए।
एलिजिबिलिटी का मकसद ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, उनके इतने प्लान्स हैं, इतनी उनकी कैटेगरीज हैं, कहीं ना कहीं पर आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। जब आप उसको अप्लाई करने जाएंगे पता चलेगा उसमें ऑलरेडी 10 लाख एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, उसमें ये रिक्वायरमेंट है, उसमें ये रिक्वायरमेंट है, उसमें ये रिक्वायरमेंट। इवन कि कनाडा वालों ने भी लिखा होता है, अगर आप गौर से पढ़ें उसको, जब आप पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, इफ़ यू गॉट 67 पॉइंट्स यू मे एलिजिबल फॉर द इमिग्रेशन, फेडरल स्किल्ड इमिग्रेशन। मे एलिजिबल का मतलब है कि आप एलिजिबल हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। इस चीज़ को मैनिपुलेट करके, यूज़ करके काफ़ी लोग पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली पैसे पकड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सर ये जितने भी रूट्स हमने डिस्कस किए हैं, इनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है? लाइक हमने देख लिया कि अगर एसटीएस में हम जाते हैं तो उसमें आपको 6.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 6 चाहिए। ये जो पीएनपी की हमने बात की और ये इमिग्रेशन की बात की, इनकी जो है आइट्स रिक्वायरमेंट क्या है? देखें, सिवाय विजिट वीज़े के आपने कनाडा के किसी भी वीज़े में अप्लाई करना, आपको जो है ना वो उसमें आइट्स चाहिए। स्टडी वीज़ा उसमें भी आइट्स चाहिए, इमिग्रेशन उसमें भी आइट्स चाहिए आपको। पीएनपी तो खैर पार्ट इमिग्रेशन का है ना, फेडरल और प्रोविंशियल, उसमें भी आपको आइट्स चाहिए। ठीक हो गया। अगर आप सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं उसके लिए भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं। तो विदाउट आइट्स भी जो आजकल मार्केटिंग हो रही है जी, वो लिंगो के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया। और काफ़ी स्टूडेंट्स तो खैर इस चीज़ से अवेयर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जो है ना वो अनअवेयर है। सिस्टम क्योंकि काफ़ी कम्प्लेक्स है कनाडा का, उसको समझना इतना आसान नहीं है, तो वो फिर यूज़ होते हैं लोगों के हाथों में। आइल्स के बगैर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द वीज़ा। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिस वीडियो में हमने कनाडा की पीआर को डिस्कस किया कि वो कितनी आसान है। अगर इतनी आसान होती तो मैं भी आज कनाडा होती। आई होप आपको आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। ये बेसिकली ये कोई एकेडमिक वीडियो नहीं थी, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था जो हमने आप सबके लिए बनाया। ये बीइंग अ प्रोफेशनल, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि आप उन सब बातों का आपको पता होना चाहिए कि जो आपको हर कोई बातें नहीं बताता। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।